Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture on social development, indicators of social development का next lecture है। जो भी मैंने इकोनॉमिक वेलबींग में जितने भी इंडिकेटर्स बताए थे, अब वही उनके ऊपर ही रोल ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग इन सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक वेलबींग का रोल क्या रहता है सोशल डेवलपमेंट में। जैसे कि इकोनॉमिक वेलबींग, जैसे कि यहाँ पर एक्सेस टू बेसिक नीड्स, इकोनॉमिक वेलबींग इंश्योर्स एक्सेस टू बेसिक नीड्स। जो अगर आपका इकोनॉमिक वेलबींग है, आपके पास इनकम है, आपके पास जॉब है, आपको पैसे मिल रहे हैं, उससे क्या होगा, इकोनॉमिक वेलबींग इंश्योर्स एक्सेस टू बेसिक नीड्स। आपको बेसिक नीड्स का एक्सेस मिलेगा, आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि आपको फूड मिल सकता है, आपको शेल्टर मिलेगा, आप क्लोथिंग ले सकते हो, कंट्रीब्यूटिंग टू एन इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसकी वजह से आपका लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। कैसे? जब आपके पास इकोनॉमिक वेलबींग हो, आपके पास जॉब्स हो, आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे ए फैमिली विद ए स्टेबल इनकम, अगर एक फैमिली है और उस फैमिली में 50,000 मंथली इनकम आता है, कैन अफोर्ड न्यूट्रिशियस फूड, आप अच्छा खाना खा सकते हो। वो फैमिली प्रॉपर हाउसिंग, उनके अपना घर होगा अच्छा खासा, और एसेंशियल एम्यूनिटीज़, बाकी चीज़ों को भी फुलफिल कर सकते हैं। मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ठीक रहेगा अगर उनके पास क्या है, एक्सेस टू बेसिक नीड्स। ये कैसे, ये इकोनॉमिक वेलबींग का रोल क्या रहता है, ये मेन तो ये कीवर्ड है जिसको आपको समझना है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक वेलबींग है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशन। अगर आपके पास एक इनकम है, ठीक है, पैसा है आपके पास, इनकम है, आप क्या कर सकते हो, आप एजुकेशन हासिल कर सकते हो। एजुकेशन के रिलेटेड जो भी रिसोर्स आपको चाहे वो आपको मिल जाएंगे। आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू सोसाइटी, और इंडिविजुअल्स फिर क्या करेंगे, वो इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में मीनिंगफुली, एक रोल रहेगा उनका सोसाइटी के अंदर। ये अगर आपके पास स्किल और सोशल डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आपका एग्जांपल समझाऊंगा, अफोर्डेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। अगर आपका क्वालिटी एजुकेशन में एक्सेस मिल रहा है, आप अफोर्ड कर पा रहे हो क्वालिटी एजुकेशन को, एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स, और आप एक स्किल्ड वर्क फोर्स में, एक ऐसा वर्क फोर्स जिनके पास स्किल होगा, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, अगर आपका वेलबींग है, इकोनॉमिक वेलबींग है, और उस इकोनॉमिक वेलबींग की वजह से आपको एजुकेशन अच्छी मिलेगी, और अच्छी एजुकेशन से आपको स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, और उस स्किल डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा, आप मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी में, और मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करोगे सोसाइटी में तो आप एक स्किल्ड वर्क फोर्स में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। हेल्थ केयर एंड वेलबींग, हेल्थ केयर एंड वेलबींग का मतलब क्या है, आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और आपका वेलबींग। एडुकेट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अगर आपके पास पैसा है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उससे क्या होगा, एनेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, आप हेल्थ केयर सर्विसेज में एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप बीमार होते हो, आप मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हो। प्रमोटिंग गुड हेल्थ, जिसकी वजह से आपका हेल्थ ठीक रहेगा और ओवरऑल आपका वेलबींग ठीक हो जाएगा। जैसे कि इंडिविजुअल्स विद फाइनेंशियल मीन्स, ऐसे लोग जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास इनकम है, जिनके पास फाइनेंशियल वेलबींग आप बोल सकते हो, ठीक है, कैन अफोर्ड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, वो मंथली चेकअप्स कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में जाकर टेस्ट करवा सकते हैं हमारा हेल्थ कैसा है, कोई इशू तो नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स, अगर कोई हेल्थ इशू भी होता है तो फिर उसको प्रिवेंट करते हैं, ऐसे मेजर्स ले जाते हैं, ट्रीटमेंट्स लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज या इकोनॉमिक वेलबींग की वजह से होता है। रिडक्शन ऑफ पोवर्टी एंड इनक्वालिटी, पोवर्टी और इनक्वालिटी में रिडक्शन करना, रिड्यूस करना, वो कैसे है, इकोनॉमिक वेलबींग कंट्रीब्यूट्स टू पोवर्टी रिडक्शन। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास इनकम है, आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो, तो आप क्या करोगे, पोवर्टी रिडक्शन से बाहर आ जाओगे। एंड नैरोइंग ऑफ इनकम इनक्वालिटी, और इनकम इनक्वालिटी जो होते हैं, मतलब कोई किसी के पास ज़्यादा पैसा, किसी के पास कम पैसा, वो कम होता जाएगा, इनक्वालिटीज़ कम हो जाएंगी अगर आपके पास इकोनॉमिक वेलबींग है। फोस्टरिंग ए मोर इक्विटेबल सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी जो है बन जाएगी, इक्विटेबल सोसाइटी बन जाएगी। जैसे कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है, फंडेड बाय ए रॉबस्ट इकोनॉमी कैन अपलिफ्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ एंड रिड्यूस पॉवर्टी रेट्स। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, वो फंड करता है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया जाता है, लोगों को इनकम जनरेशन में हेल्प किया जाता है, जिसकी वजह से जो भी मार्जिनलाइज, जो भी वीकर पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उन मार्जिनलाइज्ड जो पुअर पॉपुलेशन होती है, उनको इनकम
अपलिफ्टमेंट किया जाता है, आप बोल सकते हो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट उनको किया जाता है, जिसकी वजह से वो पुअर्टी जो होती है रिड्यूस कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिलता है बाय प्रोवाइडिंग पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे रोल करता है? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, लोगों के पास पैसा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होंगी आपके पास, आपको कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होंगे, आप यूटिलिटीज़ कर सकते हो, एनहांसिंग ओवरऑल लिविंग कंडीशंस, अपनी लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव कर सकते हो। कैसे? इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जॉब्स। आप क्या करोगे, गवर्नमेंट क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई बिल्डिंग बना ली, कोई इंडस्ट्री बना ली, कोई फैक्ट्री बना ली, और ठीक है कोई भी सेक्टर बना लिया, और उसमें क्या क्या जॉब्स आपको मिल जाएगा, अब वहाँ पर जाकर जॉब्स मिलेंगे। इम्प्रूव कनेक्टिविटी, फिर रोड्स बनते हैं, और फिर आप वहाँ से उस रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने की, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टिमुलेट हो जाए। आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन पार्टिसिपेट करोगे, जिसकी वजह से आपका इनकम भी बढ़ जाएगा। कनेक्टिंग द कम्युनिटी, और कम्युनिटी को कनेक्ट किया जाता है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या कनेक्टिविटी की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कैसे इकोनॉमिक वेलबींग रोल करता है जॉब क्रिएशन में? आप बोलोगे सर ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जनरेट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, कंट्री, हर कंट्री की इकोनॉमी होती है, अगर जिस कंट्री की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है वहाँ पर जॉब अवेलेबिलिटी होती है। रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स अगर मिल रही हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद द मीन्स ऑफ सपोर्टिंग देमसेल्व्स, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनको वो खुद को सपोर्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं। प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद द मीन्स टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज, जब जॉब्स मिलते हैं, आपको पैसा मिलता है, आप खुद को भी सपोर्ट करते हो और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट देते हो। इकोनॉमिक सेक्टर सच एज टेक्नोलॉजी, ऐसे इकोनॉमिक सेक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करो, या एक टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की बात करो, सच एज टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अगर टेक्नोलॉजी होती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है तब भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल स्टेबिलिटी, सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट जो है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इनोवेशंस के साथ और टेक्नोलॉजी अगर बढ़ती है, इकोनॉमिक वेलबींग, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, फोस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इनोवेशंस होती है, पैसा खर्च करेंगे लोग, गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, ठीक है, इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। कुछ कंट्रीज़ ऐसी जो पुअर कंट्रीज़ है, जो इकोनॉमिक वेलबींग उनका अच्छा नहीं है, जीडीपी उनका ठीक नहीं है, वो भी 4G में ही अटके हुए हैं, 3G में अटके हुए हैं। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी 5G भी चल रहा है यहाँ पर, लीडिंग टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड सोसाइटल प्रोग्रेस, जिसकी वजह से सोसाइटी भी प्रोग्रेस कर रही है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी जो होता है इम्प्रूव देखने को मिलेगा। जैसे कि गवर्नमेंट, अगर इंडिया में पैसे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, जीडीपी ठीक ठाक है, गवर्नमेंट क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करेगा, करोड़ ऑफ रुपीज़, मिलियंस ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा रिसर्च में, डेवलपमेंट में, सपोर्टेड बाय थ्राइविंग इकोनॉमी। क्योंकि अगर थ्राइविंग इकोनॉमी होगी तब ही ये चीज़ कर सकते हैं, कैन लीड टू ब्रेक थ्रूज इन वेरियस फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स में ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, एडवांसमेंट हो जाएगी, इसको ब्रेक थ्रूज बोलते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में बेनिफिटिंग सोसाइटी, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिल सकता है। कोई ऐसी बहुत सारी बीमारी है जो अभी पूरे वर्ल्ड में उनका वैक्सीनेशन नहीं आया है, अभी उनका पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी रिसर्च चल रही है, और कंट्रीज़ इंडिविजुअल लेवल पे भी उन डिजीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन जब उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो, जब उनके पास काफ़ी खासा पैसा हो, फिर वो इन्वेस्ट करेंगे उन हेल्थ सेक्टर्स में, डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, एड्स के वैक्सीन्स निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सोशल सेफ्टी नेट्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अलाउज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स। अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड होता है। अभी समझाऊंगा मैं। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू दोज फेसिंग इकोनॉमिक हार्डशिप्स, जो भी इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, जिनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कि फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनको सपोर्ट दिया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। वो तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कंट्री के अंदर है, गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा पैसा है, फिर वो क्या करते हैं, जो भी पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके ऊपर, वो उनके अपलिफ्टमेंट के ऊपर फिर इन्वेस्टमेंट होता है, स्पेंडिंग्स होती हैं, एक्सपेंडिचर होता है,
ठीक है, उनको फिर जॉब्स प्रोवाइड किया जाता है, उनके ऊपर फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जाते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयड बेनिफिट, जैसे कि पॉपुलेशन अगर अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, उनको मंथली 3-3 या 4-4 हज़ार डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है अकाउंट्स में, सो दैट अपना लाइफ वो एक मंथ के वो जी सकते हैं उन 3 महीनों में, सॉरी एक महीने में जो 3,000 या 4,000 मिलते हैं वो खुद के ऊपर वो खर्च कर सकते हैं, तो अपनी पढ़ाई पे, पेन पे, पेपर पे, कॉपी पे। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं। अगर अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन को गवर्नमेंट बेनिफिट भी दे सकता है, जिसको बोलते हैं हम सोशल नेट, सेफ्टी नेट्स। वेलफेयर प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के थ्रू हो, हेल्थ के थ्रू हो, हाउसिंग के थ्रू हो, फूड के रिलेटेड हो, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स, आपको सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी दी जाती है, पेंशन की स्कीम्स भी दी जाती है आपको, या ओल्ड एज स्कीम्स आपके पास होती है। सिटीजन जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मंथली या एक साल में 150 रुपये, 300 रुपये, 2,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, फिर उनको ओल्ड एज बेनिफिट्स हो जाएंगे। कंट्रीब्यूट ए मोर रेजिलेंट एंड कंपैशनेट सोसाइटी, जो एक रेजिलेंट सोसाइटी बन जाएगी और पैशनेट सोसाइटी, कंपैशनेट सोसाइटी बन जाएगी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट का काफ़ी रोल रहता है। अगर एक सोसाइटी जो होती है, जो सोसाइटी सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे, एनवायरमेंट का बहुत रोल रहता है। कैसे, देखो, इकोनॉमिक वेलबींग कैन सपोर्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबली। अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो, इकोनॉमिक वेलबींग की वजह से क्या होता है, एनवायरमेंट सस्टेनेबल रहता है, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस होती है एनवायरमेंट जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस होती है। ये नहीं कि अगर कहीं पर पानी यूज़ करना है तो आपको, अगर पानी इस्तेमाल करना, आप ओवर यूज़ नहीं करोगे, आप ओवर कल्टीवेशन नहीं करोगे, आप ओवर क्या बोलते हैं उसको, ओवर ग्रेजिंग नहीं करवाओगे, आप पोल्यूशन नहीं करोगे, आप वाटर पोल्यूशन, आप एयर पोल्यूशन, इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। बाय अनएबलिंग इन्वेस्टमेंट इन क्लीन टेक्नोलॉजीज, जैसे कि पहले आपके पास पैसा नहीं होता था तो आप घर पे चूल्हा जलाते थे, आप लकड़ी को जलाते थे, फिर वहाँ से धुआं निकलता था, वो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता था, जिसकी वजह से जो वुमेन वहाँ पर काम करती थी, वो धुआं, वो स्मोक उसके लंग्स में ज़्यादा था, फिर उसके हेल्थ के भी ऊपर इम्पैक्ट रहता था, और दूसरा जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, एडवांसमेंट्स आ गई, लोगों को जॉब मिलता गया, वुमेन एम्पावरमेंट होता गया, वुमेन्स को जॉब मिलता गया, पैसे आते गए, और उस जो लकड़ी वाला चूल्हा जो था उसको हटा के गैस सिलेंडर्स आ गए। गैस सिलेंडर्स की वजह से क्या हो गया, वुमेन्स जो है उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट कम हो गया, वो अब उन हेल्दी रहने लगी, और उनके पास टाइम भी बचता गया, और आगे वो अपनी एजुकेशन में खुद को इनरोल करते गए, क्योंकि पैसे आ गए तो एजुकेशन, उन्होंने अच्छी एजुकेशन ली, अच्छी एजुकेशन की वजह से वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, वो जॉब्स करने लगी, और वो उस सोसाइटी से, वो जो खाने पकाने वाला, वो जो जहाँ पर वो टाइम स्पेंड करते, वहाँ से आकर वो बाहर आके उन्होंने जॉब्स लेनी शुरू कर दी। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल था तभी जब एक इकोनॉमिक वेलबींग देखने को मिला। फिर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया क्लीन टेक्नोलॉजीज़ में, गैसेस लाते गए, सोलर लाइट्स लाते गए, बहुत सारी चीज़ें, एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट की बात करेंगे, ग्रीन फंडिंग, ग्रीन इनिशिएटिव्स जो हैं गवर्नमेंट ने उनके ऊपर फंडिंग करनी शुरू कर दी, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। जैसे कि पहले इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती थी, कोल, पेट्रोल, अब कोशिश किया जाता है कि हम ग्रीन फंडिंग करेंगे, हम सोलर पैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले कोल पेट्रोल जलता था, अब स्टीम वाले जो गैस आ जाते हैं, व्हीकल्स आ जाते हैं, गैस पे चल रहा है, तो दैट मीन्स ये ग्रीन फंडिंग है, जहाँ पर हमें आज जो है सनलाइट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, विंड पावर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जियोथर्मल एनर्जी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोल। मतलब ग्रीन इनिशिएटिव्स को लाया गया है। अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिस जो इको फ्रेंडली है, किसी को नुकसान ना हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, कंट्रीब्यूटिंग टू लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल हेल्थ, जिसकी वजह से एनवायरमेंट भी क्लीन रहेगा, एंड सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट है सिविक एंड फिलैंथ्रोपी, ठीक है, सिविक एंगेजमेंट एंड फिलैंथ्रोपी, मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अगर आपको है, आपके पास पैसा है, आपके इंडिविजुअली की बात करें, सोसाइटी की बात करें, पूरी कंट्री की बात करें, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफन लीड्स टू इंक्रीज्ड सिविक एंगेजमेंट्स एंड फिलैंथ्रोपी एज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस हैव द मीन्स टू कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करोगे, ओवरऑल सोसाइटी की डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, कम्युनिटी की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, इंडिविजुअल्स हो या बिजनेस हो वो कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें, कम्युनिटी के डेवलपमेंट में भी। जैसे कि वेल्दी इंडिविजुअल, अगर कोई ऐसे जैसा मुकेश अंबानी आप ले लो, वेल्दी इंडिविजुअल है, एंड कॉरपोरेशंस
में एंगेज इन फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, वो पब्लिक के लिए काम करेंगे, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, फंडिंग करेंगे, एजुकेशन को फंड करेंगे, बोलेंगे कि गरीब बच्चों को हम एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करेंगे, गरीब बच्चों को हम फूड फ्री प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, वहाँ पर लोगों को इलाज मिलेगा, एंड सोशल इनिशिएटिव्स और बाकी सोशल इनिशिएटिव जो होते हैं उनके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो तो वही पर्सन कर सकता है, वही इंडिविजुअल कर सकता है जो कि वेल्दी इंडिविजुअल होगा, ठीक है। जो मिलीनियर्स बिलीनियर्स होते हैं वो करते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट जो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर आया हूं, इन क्वेश्चंस के ऊपर आप देखो। हाउ डज इकोनॉमिक वेल बीइंग कंट्रीब्यूट टू एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटी इन सोसाइटी। इकोनॉमिक वेल बीइंग मतलब आपके पास जो पैसा है, जो आपके पास इकोनॉमिक फाइनेंशियली आप स्टेबल आप बोल सकते हो, कैसे एक इकोनॉमिक वेलबींग कंट्रीब्यूट करता है बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की जो बेसिक नेसेसिटीज़। आप बोलोगे अगर हमारे पास इकोनॉमिक वेलबींग है, हम क्या करेंगे, हमें एक्सेस टू न्यूट्रिशन फूड मिलेगा, न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा हमें जब हमारे पास पैसे होंगे, हमारे पास शेल्टर होगा और हमारे पास क्लोथिंग होगी। ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए डायरेक्ट आउटकम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के केस में इसका क्या रोल रहता है। आप बोलोगे लोगों की लिविंग कंडीशन जो होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। समझ आ रही है ये किसकी वजह से। आप बोलोगे ये अगर हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में क्या रहता है। आप बोलोगे लिविंग कंडीशंस लोगों की बढ़ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर लिंक करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं इनकम इनइक्वालिटी नहीं, मैं हेल्थ केयर सर्विस को नहीं, वो तो हेल्थ के साथ आ जाएगा। थर्ड, हाउ डज इकोनॉमिक वेलबींग कंट्रीब्यूट टू जॉब क्रिएशन। इकोनॉमिक वेलबींग का क्या रोल रहता है जॉब क्रिएशन में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में। आप बोलोगे सर अगर हम इकोनॉमिकली स्टेबल है, इकोनॉमिक वेलबींग है, तो जॉब क्रिएशन में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। आप बोलोगे जॉब्स तभी मिलेंगे जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। उसके बाद व्हाट इज़ ए सोशल आउटकम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड टू सिविक एंगेजमेंट एंड फिलैंथ्रोपी। अभी मैंने बोला क्या आउटकम रहता है अगर आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है रिलेटेड टू सिविक एंगेजमेंट और फिलैंथ्रोपी। मैंने अभी आपको बोला हायर फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा। मुकेश अंबानी की मैंने अभी बात की थी कि वो क्या करेगा, क्योंकि वो मिलियनर है, वेल्दी पर्सन है, वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूशन करेगा, वो हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में फंडिंग प्रोवाइड करेगा। वो कैसे, जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है और वो सिविल या सिविक एंगेजमेंट्स में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इकोनॉमिक वेलबींग कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। अगर आपका इकोनॉमिक वेलबींग है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, कैसे ये इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगा। फॉर एक पर्सन ए, एक पर्सन बी है, एक इसके पास 1 करोड़ रुपए, इसके पास 10 लाख रुपए, ये तो इनइक्वालिटी होगी। तो कैसे अगर इकोनॉमिक वेलबींग होता तो कैसे ये इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसके पास भी 1 करोड़ रुपए आना चाहिए, या 1 करोड़ नहीं 90 लाख नहीं तो 80 लाख। तो ये कैसे हम कम कर सकते हैं। आप बोलोगे बाय फोस्टिंग ए मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकम इनइक्वालिटीज़ जो होती है सोसाइटी में उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे यस सर हमें ये सेशन अच्छा लगा, ठीक है। अपना कमेंट सारे दे दोगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ना है, मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बोला है, जब तक आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक आपको कॉम्प्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक ये वाला पोर्शन आपके लिए डिफिकल्ट होगा। जीएस में स्टिल आप कुछ कर सकते हो, बट यहाँ पर 60 मार्क्स गेन करना ये बड़ा एक लंबा टास्क है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स 25 चैप्टर्स दिए गए हैं आपको। मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा, सो आपको समझ में आ जाएगा मेरा कहने का मतलब क्या है। कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे अगर आपको ये समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। नेक्स्ट हमारा रहेगा रोल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन सोशल डेवलपमेंट। 2-3 लेक्चर्स में इसको फिनिश करेंगे और आपका एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से यूनिट ही कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी।